चलिए, आरजू, गौतम, कुलजीत, अंजू, विशाल, सभी का स्वागत है भाई। आ जाएंगे सर। आज स्क्रीन कुछ चेंज चेंज सी लग रही है। हाँ बच्चे, थोड़ा सा हम लोगों ने अपने बोर्ड चेंज करा है और अभी कैमरे की सेटिंग पूरी अच्छे से नहीं हो पाई है, इसी वजह से शायद थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि मेरा सर भी कट रहा है ना हल्का सा। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नोटबुक में लिखे बच्चे, वो आपकी इच्छा है, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है सच। आइए। तो बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की। चलिए भाई। हाँ गौतम बेटे, टेंशन काय को ले रहे हो? आपकी बातों से मुझे अलग एनर्जी मुझे मिली है। अरे भाई अच्छी बात है, चलो थैंक यू। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चे प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। अब ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। ये जो प्रेपोजिशन है मेरे बच्चों, दो अलग अलग एक्सप्रेशन से मिलकर बना है। प्री प्लस में पोजीशन, ठीक है। प्री प्लस में पोजीशन से मिलकर ये पूरा का पूरा वर्ड बना है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो इन सभी शब्दों का जो स्थान होगा वो नाउन प्रोनाउन से पहले होता है, ठीक है। और नाउन प्रोनाउन से पहले यूज होकर ये सेंटेंस में यूज किए गए दूसरे शब्दों से उनको रिलेट करते हैं, ठीक है। सबको जूम सा दिख रहा है? हाँ, आज सबको जूम जूम सा दिख रहा है, वही मैं कह रहा हूं। आज थोड़ा सा मैं भी आपको बहुत कैसा लग रहा हूं, थोड़ा ज्यादा क्लोज लग रहा हूँ। चलिए भैया। तो बोलते हैं, एक मिनट के लिए होल्ड करेंगे बच्चे आप लोग। चलिए देखते हैं बच्चे, कुछ इसको कराने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन की, तो ये होते क्या है? इट इज अ रिलेटिंग वर्ड which relates a noun or pronoun. It is a relating word which relates a noun or a pronoun of a sentence. चलिए, तो प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होकर उस नाउन प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे शब्दों से आपस में क्या करने का काम करता है? रिलेट करता है, ठीक है। सर आपकी हल्की हल्की मुस्कुराहट से मुझे भी हंसी आती है बेटे। हंसी काहे को आती है? चलिए,
फॉर एग्जाम्पल देखो, एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करता है, एक नाउन को प्रोनाउन से रिलेट करता है, एक नाउन को वर्ब से रिलेट करता है, एक नाउन, यहां पर नाउन का मतलब नाउन प्रोनाउन दोनों से है, एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन से, एक नाउन प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एक नाउन प्रोनाउन को वर्ब से, एक नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव से रिलेट करने का काम प्रीपोजिशन किया करती है। ठीक है, एक एक एग्जांपल से इसी चीज को समझने का कोशिश करते हैं। तो एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन से, एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से, एक नाउन प्रोनाउन को वर्ब से रिलेट करता है, एक नाउन प्रोनाउन को एक एडजेक्टिव से रिलेट करने का काम किया करता है। ठीक है, जैसे राहुल इज इन द किचन, ही इज behind me, Ravi jumped from the roof, Rekha is fond of music। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस इन ने इस किचन को राहुल से रिलेट कर दिया, इस बिहाइंड ने ही को मी से रिलेट कर दिया, इस फ्रॉम ने जंप्ड एक वर्ब को नाउन से रिलेट कर दिया, इस ऑफ प्रीपोजिशन ने फाउंड एक एडजेक्टिव को एक नाउन से रिलेट कर दिया। हर केस में आप देख रहे हैं जो इन है, बिहाइंड है, फ्रॉम है और ऑफ है, ये नाउन से ही पहले यूज किया, किचन से पहले यूज किया, मी से पहले हुआ, रूफ से पहले हुआ, म्यूजिक से पहले हुआ। तो प्रीपोजिशंस का यूज हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है बच्चे ना, नाउन प्रोनाउन के पहले किया जाता है। जल्दी से मुझे बताएंगे यहां तक की बात समझ पाए? एक बच्चा कह रहा है कि सर व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दो, बेटा दोबारा करना एक बार मैसेज आप, है ना। ठीक है श्रीकांत, चलिए भैया, है ना। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन की ही। अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन की ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रीपोजिशन की अगर बात कर रहा हूं तो दोस्तों इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये प्रीपोजिशन के टाइप्स नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। एक तो हम लोगों ने बोल दिया बेसिक प्रीपोजिशन, और एक हमने बोल दिया एडवांस प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक हुआ बेसिक प्रीपोजिशन और एक हमने बोल दिया एडवांस प्रीपोजिशन। अब बेसिक प्रीपोजिशन और एडवांस प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सर राहुल ही तो नाउन है, अरे भाई यहां पर राहुल नाउन है, किचन भी तो नाउन है। फिर हमने कहा था नाउन प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से रिलेट करता है, रूफ नाउन है, इसको वर्ब से रिलेट कर दिया, म्यूजिक नाउन है, उसको फॉन्ट से रिलेट कर दिया। ये थोड़ी कि सिर्फ राहुल ही नाउन था आयुष। अब बेसिक प्रीपोजिशन में हम लोग क्या सीखेंगे? बेसिक प्रीपोजिशंस में हम लोग क्या सीखेंगे? मीनिंग, यूज, उनका क्या मीनिंग है, कहां पर यूज किए जाते हैं, जो अलग अलग प्रीपोजिशन होती है, बहुत सारी प्रीपोजिशन है ना, इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, विद, ये सारे के सारे। ऐसे ही एडवांस प्रीपोजिशन, एडवांस प्रीपोजिशन हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए एडवांस प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो वहां पर फिक्स प्रीपोजिशन की बात होगी, है ना। फिर हम लोग कुछ केसेस में नो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज ही नहीं करते। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी यहां पर हम लोग देखेंगे, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हम लोग यहां पर देखेंगे दोस्तों, है ना। वो हमारा क्या हो जाएगा? एडवांस प्रीपोजिशन का पार्ट हो जाएगा, वो हमारा एडवांस प्रीपोजिशन वाला पार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने बेसिक प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। जो बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं उनका क्या मीनिंग है, क्या फंक्शन हुआ करता है, यूज क्या है। तो उस केस में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन और इनटू। अब ये जो इन और इनटू है, ठीक है, इन और इनटू दोनों ही प्रीपोजिशन का काम करते हैं, और ये काम करते हैं किस चीज को बताने का? ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का काम किया करते हैं। ठीक है, इन और इनटू दोनों ही केसेस हमें सेंटेंस में पोजीशन को दिखाने का काम किया करते हैं। ठीक है, पहली बात पोजीशन को दिखाते हैं, ठीक है जी। दूसरी, ये किस तरह की पोजीशन की बात करते हैं? ये किस तरह की पोजीशन की बात करते हैं मेरे बच्चे? किसी चीज के अंदर की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया करते हैं। अब आप कहोगे सर इन भी पोजीशन और इनसाइड को लेकर बात करता है और इनटू भी पोजीशन और इनसाइड को लेकर बात करता है, तो इन दोनों में फिर आपस में डिफरेंस क्या है? कोई ना कोई तो डिफरेंस जरूर होगा। जी हां, बिल्कुल डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। वो डिफरेंस क्या है? आइए,
दोनों ही पोजीशन को और इनसाइड के तौर पर दिखा रहे हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इन जो है ना, जो इनका यूज हम लोग क्या करते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो इनका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, स्टैटिक पोजीशन के लिए। और N2 का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन और N2, ठीक है, ये दो अलग अलग केसेस हुए बच्चे, और दोनों ही इनसाइड को दिखाते हैं पोजीशन के तौर पर, एक स्टैटिक को दिखाता है और एक मोशन को दिखाता है। अब स्टैटिक और मोशन का क्या मतलब हो गया यहां पर, देखो अगर कोई चीज किसी के अंदर पहले से ही है, ऑलरेडी पहले से ही है बच्चे, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, इन। और मोशन वाला केस का मतलब क्या है, आउटसाइड से, बाहर से जब कोई चीज अंदर आ रही है तो मोशन को दिखा रहा है, तो आउटसाइड से इनसाइड अगर कोई चीज आ रही है तो ऐसे केसेस में हम लोग इनटू का यूज किया करते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग किसका यूज किया करते हैं बच्चे, इनटू का यूज करते हैं। स्टैटिक को वो मत समझ लेना स्थिर, जैसे फिजिक्स में होता है स्टैटिक कोई चीज है ना स्टेशनरी हो जाएगी, वो नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये मैं क्लास ले रहा हूं, मैं स्टूडियो के अंदर से ले रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं पहले से ही अभी स्टूडियो के अंदर ऑलरेडी हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम इन द स्टूडियो, ठीक है। और बाहर से अगर कोई डोर खोलकर अंदर आता है तो हम क्या बोलेंगे, ही केम इनटू द स्टूडियो, वो बाहर था फिर अंदर आया, तो ऐसे केसेस में इनटू बोलेंगे। देखिए ये जो मार्कर है ऑलरेडी देखिए मेरी जेब में रखा हुआ है, ठीक है, और भाई मैं भूल जाता हूं कि मार्कर कहां रखा था मैंने, मैं ढूंढ रहा हूं, तो किसी बच्चे ने देखा और कहा कि सर वो तो आपकी पॉकेट में है, पहले से ही पड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इन द पॉकेट। अब मेरे को जो भी काम था मैंने इससे काम किया और फिर मैंने अब इसको अंदर रख लिया, अब ये बाहर है अंदर, तो पुट इनटू, ठीक है, हम लोग इस तरह से बोलेंगे। क्लियर है जी। एक सेंटेंस देख लेते हैं। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास विद अ स्टिक। क्या कहा, द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लास विद अ स्टिक। इसमें देखना है कोई गलती है क्या, फटाफट से बताएंगे दोस्तों, या फिर सही है सेंटेंस। अब टीचर क्लास के अंदर तो नहीं था, क्लास के बाहर था, बाहर से अंदर गया, और बाहर से अंदर के लिए बच्चे हम लोगों ने क्या सीखा है, यहां पर क्या आना चाहिए, इनटू आना चाहिए, भाई यही सीखा है। आउटसाइड से इनसाइड अगर आता है तो मोशन को दिखा रहा है, मोशन के तौर पर हम लोगों को इनटू का यूज करना होगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंटर की बात अगर मैं कर दूं दोस्तों, एंटर की बात करते हैं, देखो इसको ऐसा समझते हैं, ये क्लास थी, है ना, ये क्लास थी, डोर है इसका। एंटर का मतलब भी बाहर से अंदर जाना, एंटर का मतलब प्रवेश करना, प्रवेश बाहर से अंदर ही किया जाएगा, और इनटू भी यही मीनिंग दिखा रहा है, बाहर से अंदर। तो एक ही तरह के मीनिंग को दिखाने के लिए दो शब्दों का यूज कर दिया, इजंट इट सुपरफ्लुअस। क्या ये सुपरफ्लुअस नहीं हो गया, आप कहोगे जी हाँ, एक ही तरह का मीनिंग दिखाने के लिए दो अलग अलग शब्दों का यूज नहीं करते, एक ही शब्द का यूज करते हैं। ये तो हमने लॉजिक लगाकर समझने की कोशिश कर ली, ठीक है, बट ध्यान रखेंगे एंटर की अगर बात करें तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, नो प्रेपोजिशन, है ना, जैसे भी हम लोगों ने सीखा था। देखो बेसिक प्रेपोजिशन ने तो हमें सिखाया कि इनटू आना चाहिए था, बट एडवांस प्रेपोजिशन कहेगी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर कोई प्रेपोजिशन ही नहीं आएगी, आगे चलकर सीखेंगे क्यों नहीं आती, क्या कंडीशन है, ठीक है। तो सेंटेंस सही नहीं था किसी भी तरह से, अब जाकर सही हुआ। द टीचर एंटर्ड द क्लास विद अ स्टिक, द टीचर एंटर्ड द क्लास विद अ स्टिक। इतनी बात क्लियर है सभी को, चलिए जी आगे एक और सेंटेंस से बात समझते हैं। मैंने लिखा राहुल एंटर्ड इनटू द बीजेपी लास्ट मंथ। तो दोस्तों यहां पर राहुल का मतलब राहुल गांधी से बिल्कुल भी नहीं, जिस दिन ऐसा होगा तो अनर्थ ही हो जाएगा ना, जानते हैं। चलिए, राहुल एंटर्ड इनटू द बीजेपी लास्ट मंथ। एक बार जल्दी से देखें फटाफट से, क्या इसमें कोई गलती लग रही है आप लोगों को, या फिर ये सेंटेंस ठीक ही लग रहा है पहले से ही। यहां पर भी हम लोगों ने ध्यान से देखिए एंटर के साथ क्या यूज किया हुआ है, इनटू का यूज किया हुआ है ना, और अभी हम सीख रहे हैं एंटर के साथ तो यूज करते ही नहीं इनटू को, कोई प्रीपोजिशन ही नहीं आती इसके साथ। बट ये फिर ठीक है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। अब जो हम लोगों ने सीखा कि भाई एंटर के साथ इनटू नहीं आ सकता, या कोई प्रीपोजिशन ही नहीं आती इसके साथ, अब अगले ही सेंटेंस में कह रहा है एंटर के साथ इनटू, ठीक है। तो इंग्लिश यहां पर कई बार हमें इसी तरह से परेशान करती है कि सर अभी तो सीखा और अगले सेंटेंस में काम दूसरा खराब हो गया। तो देखिए दोस्तों, एंटर के साथ अगर इनटू का यूज कर लिया जाता है तो ये एक फ्रेजल वर्ब के तौर पर काम करने लगती है। एंटर इनटू का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हो जाता है, टू बी अ पार्ट ऑफ, किसी चीज में शामिल हो जाने की जब बात हो रही हो ना, जब किसी भी चीज में शामिल हो जाने की बात हो रही हो बच्चे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटर के साथ इनटू। अगर हम किसी चीज का हिस्सा बन जाए, किसी चीज में शामिल हो जाए, है ना, तो फिर हम एंटर के साथ इनटू बिल्कुल किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एंटर के साथ इनटू तब आ सकता है जब बात शामिल होने की हो, जुड़ने की बात हो। एंटर का मतलब अगर प्रवेश करने से है, एंट्री लेने से है, तो दोस्तों कभी भी उसके साथ क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। बट एंटर का मतलब जब सेंटेंस में जुड़ना, शामिल होना हो रहा हो, तो फिर उसके साथ इनटू का यूज बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक और सेंटेंस देखते हैं।
चलिए देखेंगे। राहुल एंटर्ड इनटू द बीजेपी ऑफिस 2 hours अगो। चलिए देखें, फटाफट से देखते हैं जी। अब यहां पर क्या हो गया, प्रवेश करने से बात हो रही है, तो एंटर के साथ दोस्तों इनटू का यूज नहीं कर सकते। वो तो बीजेपी में शामिल हो गया पिछले महीने, अभी वो 2 घंटे पहले बीजेपी ऑफिस में गया है, इट मींस उसने एंट्री की है ना। अगर एंट्री की है तो इनटू यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए जी। रोहित थ्रू अ बॉल ब्लैंक दी रिवर। सुधा, ये 2 सेंटेंसेस और हैं, देखते हैं, फटाफट से देखें दोस्तों। रोहित थ्रू अ बॉल ब्लैंक दी रिवर। रोहित थ्रू अ बॉल ब्लैंक दी रिवर, देखेंगे भैया। अब थ्रू की बात करते भाई, तो थ्रू का मतलब होता है फेंकना, फेंकना मींस मोशन, है ना। फेंकने का मतलब यहां पर किससे हो जाएगा, मोशन से। तो यहां पर क्या कहना सही होना चाहिए, इनटू आना चाहिए था। फिर एक और गड़बड़, फिर एक और एक्सेप्शन। हमने क्या सीखा है, एडवांस प्रेपोजिशन में कुछ प्रेपोजिशन फिक्स होंगी, है ना। जैसे फॉन्ट के साथ ऑफ फिक्स है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस थ्रू के साथ दोस्तों, जो इन है ना वो फिक्स फॉर्म में काम किया करती है, इसीलिए यहां पर इनटू ना आकर दोस्तों हमें क्या लिखना होगा, इन। एडवांस प्रेपोजिशन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है ना। तो रोहित थ्रू अ बॉल इन दी रिवर, इन दी रिवर ऐसा होगा। सुधा फेल, गिर गई, मोशन की बात कर रहे हैं, अगर मोशन की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर तो क्या आना चाहिए, इनटू आना चाहिए, और इनटू यहां पर आया भी, ठीक है। तो याद रखना थ्रू के साथ इन आता है। जैसे बहुत सारी प्रेपोजिशन आप जानते भी होंगे, जैसे प्राउड के साथ क्या आता है आप जानते हैं, प्राउड के साथ ऑफ आता है, ठीक है। सफरिंग के साथ आप लोगों ने बचपन में सीखा है, आई एम सफरिंग ब्लैंक फीवर, तो ऑफ फीवर इन फीवर कुछ नहीं, सिर्फ फ्रॉम आएगा, दैट इज अ फिक्स प्रेपोजिशन। तो फिक्स प्रेपोजिशन आगे चलकर हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे, बच्चे निश्चित रहेंगे आप सभी। चलो भैया, इसी तरह से 2 वर्ड्स और है हमारे पास, वन इज ऑन, वन इज अपॉन। अभी ऑन अपॉन की अगर मैं बात करूं तो ये भी 2 प्रेपोजिशन के तौर पर ही काम करते हैं, और इनका भी कहीं ना कहीं मतलब पोजीशन को ही दिखाना हुआ करता है ना। पोजीशन को ही दिखाना बच्चे हुआ करता है, ठीक है। अब इन इनटू भी पोजीशन को दिखा रहा था, है ना। तो ऑन अपॉन भी पोजीशन को दिखा रहा है, तो इनमें क्या डिफरेंस है जी, आइए समझते हैं। वो इनसाइड की बात करते थे, ये सरफेस की बात किया करते हैं। वो इनसाइड की बात करते थे, ये किसकी बात करते हैं दोस्तों, ये किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे, सरफेस की। वो इनसाइड की बात कर रहे थे, ये बात कर रहे हैं किसकी, सरफेस की, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंस वही है जो इन इनटू में था। पहले से ही कोई चीज किसी के ऊपर रखी है, स्टैटिक, मोशन के साथ आई है तो अपॉन। पहले से ही कोई चीज रखी हुई है, जैसे मानकर चलें अभी इस सामने मेरी टेबल है और उस पर ग्लास रखा हुआ है पानी का, ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा, द ग्लास इज ऑन द टेबल। अब मैंने पानी पिया और फिर मेरे हाथ में ग्लास था, मैं किसी से बात करने लगा और फिर मैंने ग्लास को एकदम से टेबल पर रखा, पहले से नहीं रखा था, मैंने रखा मोशन के साथ, तो हम लोग अपॉन का यूज करेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर कि वोकैब कब शुरू होगी, मेरे बच्चे वोकैबलरी के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको मेरा वोकैबलरी फ्री बैच एक्सेस कहां से मिलेगा, फ्री में, ठीक है। आप वहां से वोकैबलरी देखें, 81 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वोकैब की वहां पर, तो वोकैब के लिए मेरे बच्चे आप वहां से ही पढ़ें, ठीक है। द टाइगर पाउंस ब्लैंक द स्टैग, टाइगर पाउंस्ड ब्लैंक द स्टैग, ठीक है। द कैट इज लाइंग ब्लैंक। चलो भैया, द टाइगर पाउंस्ड ब्लैंक द स्टैग। पाउंस का मतलब होता है अटैक करना, अटैक मतलब मोशन में किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, अपॉन। और बिल्ली जो है वो फ्लोर पर लेटी हुई है, पड़ी हुई है पहले से ही है, तो दोस्तों ऐसे में क्या करेंगे, ऑन। बिल्कुल आसान है, टेंशन। सर आप लाइव पे वीओसी नहीं कराओगे क्या, वो क्या नहीं लाइव में बेटे, अरे लाइव में हम लोग अपना ग्रामर पढ़ेंगे, वहां से आप रिकॉर्डेड वीडियो है वहां से देख लेंगे दोस्तों, उससे हमारा समय बच जाएगा। नहीं तो इसी बैच में हम लोग वोकैब भी करते रहेंगे ना, तो ये बैच कम से कम 1.5 महीना और डिले हो जाएगा, क्या फायदा। आप वहां से देखें, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, 81 क्लासेस हैं, जिसमें कि सिनोनिम्स वगैरह हम लोगों ने कर रखे हैं सारे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड्स, ये सब कर रखा है वहां पर, है ना। तो वहां पर ज्यादा बेटर। फिर आता है एक सिंस और फॉर।
अब अगर मैं बात करूं सिंस और फॉर की, तो जानते हैं आप सभी सिंस और फॉर का यूज हम लोग किसके लिए किया करते हैं बच्चों? टाइम के लिए हम लोग सिंस और फॉर का यूज किया करते हैं, ठीक है। ऑन अपॉन का यूज हम लोगों ने किसके लिए किया था दोस्तों? पोजीशन सरफेस वाली। सिंस फॉर की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिंस का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं भाई? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब आप कह रहे हो सर ये तो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, बचपन में तो बिल्कुल सरल भाषा में सीखा था हम लोगों ने कि डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर। मेरे भाई उसको बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि वो अभी तक कंफ्यूज करता आ रहा है। और आप लोगों को याद होगा, शायद रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ, कि एक बच्चा है वो 2 घंटे से खेल रहा है ना, 2 आवर्स, और टीचर्स कहते थे कौन से 2 घंटे? बोलते थे या नहीं बोलते थे? कौन से? अरे 2 घंटे से खेल रहा है तो पिछले 2 घंटे होंगे भाई, सिंपल सी बात है। कौन से 2 घंटे हैं? मानकर चले जैसे भी 6 बज रहे हैं, 6 बजे मैंने स्टेटमेंट दिया कि बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है, तो नहीं पता क्या कौन से 2 घंटे? पिछले 2 घंटे होंगे। 2 घंटे तो डेफिनेट होता है ना, बट वो कहते थे नहीं पता कौन से 2 घंटे, इसलिए फॉर लगा दो, ठीक है। तो ऐसा बचपन से हमें सिखाया गया, थोड़ा सा वो ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को ही याद रखें, ठीक है। अभी पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम क्या है, आइए जी इसको थोड़ा समझ लेते हैं आसान शब्दों में। देखिए, जब भी कभी कोई काम जब स्टार्ट हुआ है, हम उसके स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर कोई काम स्टार्ट हुआ है किसी भी टाइम पे, हम उसके स्टार्टिंग टाइम को ही रिप्रेजेंट अगर करेंगे, स्टार्टिंग टाइम को ही अगर रिप्रेजेंट कर देंगे दोस्तों, तो फिर उसमें क्या आएगा? सिंस। अरे बोल नहीं रहे क्या आएगा? सिंस आ जाएगा, ठीक है। और जब से वो स्टार्ट हुआ है और जब तक वो स्टेटमेंट बोला है, उसके बीच का ड्यूरेशन अगर हम दिखा दें तो उसी को पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। चलो आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मानकर चले मैं 2 टाइम पीरियड ले रहा हूं, 2 PM और 6 PM। 2 PM और 6 PM, 2 बजे और 6 बजे की बात हमने कर ली, ठीक है। अब मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि राहुल ना 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो मुझे बताया उसने खेलना शुरू कब किया था? 2 बजे से खेल रहा है, तो 2 बजे करा होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2 बजे। जब मैंने उसके शुरुआती समय की ही बात कर दी, ये स्टेटमेंट मैंने 6 बजे दिया आपको कि राहुल 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग टाइम, और स्टार्टिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट को, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे? सिंस, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम शुरुआती समय दिखा दिया दोस्तों। दूसरा, अब मैं कह रहा हूं 6 बजे, क्यों 4 घंटे से खेल रहा है भाई? 2 बजे खेलना शुरू करा होगा और 6 बजे की बात कर दी मैंने। मैंने शुरुआती समय नहीं दिखाया, मैंने इस बीच के ड्यूरेशन को दिखा दिया, इस पीरियड को दिखा दिया कि भैया 4 घंटे से खेल रहा है। जब इस तरह से बात होने लगेगी तो दोस्तों उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फॉर। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों? फॉर। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करेंगे भैया? फॉर। तो 2 PM 6 PM, आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी इससे, है ना। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह की बात हो, है ना। 2 PM 6 PM 10 AM, इस तरह की बात हो, सिंस लगाओ। और जनवरी, फरवरी, अप्रैल, 2015, 2018, 2024 तो नहीं अभी आया, 21, ठीक है। इस तरह के अगर केसेस की बात कर रहे दोस्तों, तो दिस इज व्हाट? पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, इस तरह से 6 hours, 10 hours, 2 hours, इस तरह की बात हो तो फॉर लगाएंगे हम लोग। 3 months, 10 months, है ना, 6 years, 5 years, इस तरह के केसेस के लिए मेरे बच्चे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम लगाएंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मॉर्निंग, चाइल्डहुड, इस तरह के सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस आफ्टरनून, इस तरह के केसेस के लिए बच्चे हम लोग सिंस का यूज किया करते हैं। आशा करता हूं सिंस और फॉर मेरे भाई क्लियर हुआ होगा। चलिए जी एग्जांपल से बात समझते हैं। मैंने कहा आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली ब्लैंक 10 months ब्लैंक 2006 ब्लैंक 10 weeks ब्लैंक चलो दोस्तों,
लगभग सारे केसेस हमने देख लिया। अब देखना कौन से ब्लैंक में क्या आएगा। इसको मैं ए दे देता हूं, आप लोग एक बार इस हिसाब से आंसर करो, ए बी सी में क्या क्या आएगा। जल्दी जल्दी से करेंगे, आप सभी लोगों के पास 1 मिनट का समय है, फटाफट से देखेंगे एक बार जल्दी से। इतना मैं पानी पी लेता हूं बैठ के, आप लोग जल्दी से एक बार एबीसीडी करके आंसर दें। एक बच्चा कह रहा है कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है। बेटा अभी थोड़ी देर पहले आप वोकैब के लिए कह रहे थे, अभी आप कॉम्प्रिहेंशन जो चल रहा है क्या वो आसान है? क्या वो सब आपको आता है अनिल? बेटा जो चल रहा है पहले उस पर फोकस करो। हम सभी लोग एक गलती करते हैं, हम लोग ना फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट भी खो देते हैं। चलिए भैया आते हैं देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली ब्लैंक 10 मंथ्स। 10 मंथ्स क्या है? स्टार्टिंग समय नहीं हो सकता, एक ड्यूरेशन है। तो ऐसे केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर 2006 जब से रहना शुरू करा तब से बात कर दी, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस। 10 वीक्स है, ड्यूरेशन को दिखा रहा है 10 हफ्ते, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता, इसीलिए फॉर। बचपन से ही, तो स्टार्टिंग जब से मैंने पैदा किया उसी दिन से, तो फिर यहां पर भी क्या आएगा? सिंस। जनवरी आया तो भी हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस। लॉन्ग टाइम है, ड्यूरेशन को दिखा दिया फॉर। स्टार्टिंग समय है, क्या कर दिया? सिंस। 5 इयर्स है, ड्यूरेशन है फॉर। सॉरी, समझ पाए? इजी है, आसान है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर ब्लैंक मॉर्निंग। अब देखो मॉर्निंग क्या है? शुरुआती समय है। अगर ऐसा है तो हम लोग यहां पर क्या यूज करेंगे बच्चे? सिंस। ठीक है, क्या यूज करेंगे दोस्तों? सिंस का हम लोग यूज करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, इजी है। चलो भाई, इसके अलावा 2 प्रीपोजिशन और आती हैं। वन इज बिसाइड, बिसाइड्स। अब बिसाइड और बिसाइड्स की अगर मैं बात करूं, बिसाइड और बिसाइड्स की बात करें तो ये बच्चे 2 अलग अलग प्रीपोजिशन और हैं। देखने में लगता है अरे सेम है, बट एस का फर्क है ना, एक में एस नहीं है और एक में एस है। ठीक है, बस वही छोटा सा डिफरेंस है इनमें। अगर बात की जाए बिसाइड की, तो बिसाइड का मतलब होता है क्या? एडजेसेंट। बिसाइड्स का मतलब यहां पर किससे हो गया? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, है ना। इसका मतलब क्या होता है? बगल में। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? बगल में, आइदर राइट और लेफ्ट। ठीक है, और बिसाइड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा। के अलावा, ये इसका मीनिंग हुआ करता है। ठीक है जी, सिर्फ एस का फर्क है और कुछ नहीं है। बिहाइंड का यूज कब होता है? बिहाइंड का यूज मतलब पीछे दिखाने के लिए, किसी चीज के पीछे, है ना। वो मेरे पीछे खड़ा है तो इज बिहाइंड मी, है ना। इस तरह से एक सेंटेंस भी देखा था अभी हम लोगों ने। राहुल ऑलवेज सिट्स इन द क्लास। ठीक है, yeah. बिल्कुल आसान है, दोनों सेंटेंसेस एक बार देखें और करेक्ट करें फिर फटाफट से। राहुल ऑलवेज सिट्स, राहुल ऑलवेज सिट्स ब्लैंक मी इन द क्लास। अब वो बैठता है, बैठता भाई या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, तो ऐसे केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? बिसाइड मी। राहुल ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी इन दी क्लास, वो हमेशा मेरे बगल में बैठता है, वो राइट में या लेफ्ट कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, आगे। ब्लैंक आई एंड ही नोबडी हेल्प रवि।
क्या कहा? ब्लैंक आई एंड ही नोबडी हेल्प रवि, मेरे और उसके अलावा किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो इन एडिशन टू वाला यूज करेंगे बिसाइड्स। परंतु एक बार ये सेकंड वाला सेंटेंस दोबारा से देखिए, क्योंकि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, आप लोगों को लग रही है नहीं लग रही, देखेंगे बार सेकंड वाले सेंटेंस में कोई गलती लग रही है क्या? ये तो बिसाइड और बिसाइड का यूज तो बहुत ही आसान था, बट सेकंड वाले सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखें, कोई गड़बड़ है क्या? क्योंकि बच्चे बिसाइड एक प्रेपोजिशन है, और आप जानते हैं किसी भी प्रेपोजिशन के बाद मेरे बच्चे हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो हम लोगों ने यहां पर क्या किया? चलो ऑब्जेक्टिव से पहले हम लोगों को यह भी ध्यान देना है, दो चीजें यहां पर है ना। सबसे पहले तो आई और ही नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 1 और 1 2 3 को अप्लाई करना होगा हमें। तो हमें यहां पर क्या करना होगा? ही एंड आई, क्योंकि यहां पर 2 3 1 आएगा, है ना। बट यहां पर ही एंड आई भी गलत हो गया, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखने हैं, इसीलिए हिम एंड मी। तो बिसाइड्स हिम एंड मी नोबडी हेल्प रवि, नोबडी हेल्प रवि, हमें ऐसा करना होगा। ठीक है जी, इजी है, समझ पाए? चलिए, डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। देखते हैं, डिस्पाइट ऑफ वर्क हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। देखेंगे भाई, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है पढ़ने में, बट गलत है। तो दो एक्सप्रेशन है भैया हमारे सामने, एक क्या है? डिस्पाइट, और एक क्या है? इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, अगर बात करें दोनों एक्सप्रेशंस की, तो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस प्रीपोजिशन का काम किया करते हैं, और दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। ये दोनों क्या है? सेम है, इक्वल है। डिस्पाइट का ही मतलब इन स्पाइट ऑफ हुआ करता है दोस्तों, और इनका हिंदी मीनिंग हम देखें तो के बावजूद इनका हिंदी मीनिंग हुआ करता है। इस मीनिंग के तौर पर ये यूज होते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी वो एग्जाम में फेल हो गया। In spite repeated warnings, despite of all my bad habits, he loves me a lot. चलिए, तो दोस्तों याद देखना, इंस्पाइट अगर आता है तो उसके साथ ऑफ का यूज करना कंपलसरी है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते। इंस्पाइट के साथ तो ऑफ करेंगे, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद भी वो फेल हो गया। इंस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स, बार बार चेतावनियां देने के बाद भी उसने लाइव इलेक्ट्रिक वायर को टच कर लिया। डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखा हुआ था, जो कि गलत है। डिस्पाइट ऑल माय बैड हैबिट्स, मेरी सभी बुरी आदतों के बावजूद भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इजी है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।